Welcome to my channel and please see the video till the end. Subscribe it if you have not and also watch and like it. हेलो दोस्तों, आशा रख रहे हैं कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। आज हम लोग साइंटिफिक टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा है, वी हैव स्टडीड अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो कि बेसिक फिलोसॉफी है, द थियोरिटिकल बेस जिसको आप कह सकते हैं। अब बात आती है कि इन प्रिंसिपल्स को हम अपने संस्था में किस तरह से लागू करें। तो इन प्रिंसिपल्स को लागू करने के लिए कुछ टेक्निक्स दिए गए हैं, और वो टेक्निक्स क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहला फंक्शनल फोरमैनशिप, उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, नेक्स्ट मेथड स्टडी, उसके बाद डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, उसके बाद आता है फैटिग स्टडी, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी। तो ये ऑल टोटल आपके पास 7 टेक्निक्स है। इन 7 टेक्निक्स के माध्यम से हम संस्था को साइंटिफिकली मैनेज करके सभी कार्यों को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली पूरा कर सकते हैं और संस्था के जो टारगेट है उसको अचीव कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, पहले हम फंक्शनल फोरमैनशिप के बारे में जानकारी ले लेते हैं। फंक्शनल फोरमैनशिप जो टेक्निक है, ये पूरी तरह से स्पेशलाइजेशन पर आधारित है। इन फंक्शनल फोरमैनशिप में क्या होता है, संस्था के कामों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है और जो बेस्ट होता है उस काम को करने के लिए उसी व्यक्ति को उस काम में लगा दिया जाता है। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने ये सजेस्ट किया था कि जो फैक्ट्री वर्क है ना, उस वर्क को 2 मेन सब डिपार्टमेंट में बांट दिया जाए। सबसे पहला डिपार्टमेंट जो है वो है प्लानिंग डिपार्टमेंट और दूसरा जो है प्रोडक्शन ऑफिसर। मतलब एक होगा प्लानिंग ऑफिसर और दूसरा हो जाएगा प्रोडक्शन ऑफिसर। तो आइए दोस्तों, ये जो फ्लो चार्ट आपके सामने है, इसके जरिए हम फंक्शनल फोरमैनशिप को समझ लेते हैं। फैक्ट्री मैनेजर को 2 पार्ट में बांटा गया है, एक प्लानिंग इंचार्ज और एक प्रोडक्शन इंचार्ज। जो प्लानिंग इंचार्ज होते हैं उनके अंडर में 4 क्लर्क होते हैं और जो प्रोडक्शन इंचार्ज होते हैं उनके अंडर में 4 बॉस होते हैं। प्लानिंग इंचार्ज के अंदर जो 4 क्लर्क होते हैं वो है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और डिसिप्लिनेरियन। और प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर जो 4 बॉस होते हैं वो है स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। जो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क है वो वर्कर्स के लिए इंस्ट्रक्शन बनाते हैं कि उनको कोई भी काम किस तरह से करना है, क्या काम करना है, कितना मटेरियल यूज करना है, कौन से मशीनरीज के जरिए उनको काम पूरा करना है। और रूट क्लर्क जो है वो ये तय करते हैं कि किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए कौन कौन से स्टेज या स्टेप्स फॉलो करने हैं ताकि अननेसेसरी मूवमेंट रोका जा सके और टाइम को बचाया जा सके। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क जो है वो ये तय करते हैं कि किसी भी काम को पूरा करने के लिए कितना टाइम लेना है और कितना खर्च में उस काम को कंप्लीट कर लेना है। और जो डिसिप्लिनेरियन है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं ताकि जो वर्कर्स है वो फैक्ट्री के अंदर में ऑर्डरली परफॉर्मेंस दे। प्रोडक्शन मैनेजर के अंदर में
जो 4 बॉस होते हैं उसमें पहला है स्पीड बॉस। द स्पीड बॉस ये देखता है कि फैक्ट्री में जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं वो समय से काम को पूरा करे और प्रोडक्शन में किसी भी तरह का डिले नहीं हो। विदाउट एनी डिले वो अपना काम समय से पूरा करे, ये देखना स्पीड बॉस का काम है। गैंग बॉस जो है वो वर्कर्स के लिए मटेरियल, मशीन और टूल्स, मतलब काम करने के लिए जो औजार या मशीनरीज या मटेरियल्स की जरूरत होती है वर्कर्स को, वो सारा चीज ये गैंग बॉस जो है वो रेडी करके रखते इस्तेमाल के लिए। अब तीसरा नंबर में है रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस ये एश्योरेंस देता है कि जितने भी मशीनरीज या टूल्स मशीन में लागू है काम करने के लिए वो प्रॉपर कंडीशन में है। उन मशीन्स को समय समय पर मेंटेन करना ताकि एम्प्लॉयज उन पर काम कर सके, वो खराब होके पड़े हुए नहीं रहे। और लास्टली जो है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का काम है कि जो भी प्रोडक्ट प्रोडक्शन सेंटर में बना है वो सही है कि नहीं, अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड है कि नहीं, ये देखना इंस्पेक्टर का काम है। अगर वो ये चेक नहीं करेंगे कि क्वालिटी और स्टैंडर्ड मेंटेन हुआ है कि नहीं, तो प्रोडक्ट्स जो है मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाएगा। इसीलिए इंस्पेक्टर का काम जो है वो बहुत ही अहम है कि क्वालिटी और स्टैंडर्ड को चेक करना। हेलो दोस्तों, आइए मैं आपको बताती हूँ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क के बारे में। ये दूसरा टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कि किसी भी काम के लिए एक मानक निर्माण करना, एक स्टैंडर्ड फिक्स अप करना कि इस स्टैंडर्ड के मुताबिक हमें काम करना है। और इसी तरह से संस्था के अंदर में द रॉ मटेरियल जो परचेज होता है, मशीनरीज और टूल्स, जो टेक्निक्स हम प्रोडक्शन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वर्किंग कंडीशन जो हम वर्कर्स को दे रहे हैं, प्रोडक्ट्स जो निर्माण हुए हैं उसका साइज, शेप, हाइट, वेट, एवरीथिंग, हर एक चीज़ के लिए हम स्टैंडर्ड फिक्सेशन करेंगे। नाउ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड्स। हम स्टैंडर्ड्स क्यों तैयार करें? हम स्टैंडर्ड्स इसीलिए तैयार करते हैं ताकि हम लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब अननेसेसरीली कोई भी प्रोडक्ट का लाइन, हम जैसे कि आप जब बाजार जाते हैं, फॉर एग्जांपल आपको शैम्पू का बोतल खरीदना है तो आपको 100 ग्राम का मिलेगा, 200 का मिलेगा और 500 का मिलेगा। अब ऐसा नहीं होता है कि 100, 50, 300, 400, तो इस तरह से क्या होगा ना, ऐसे अलग अलग अगर लाइन ऑफ प्रोडक्ट हम तैयार करते हैं हर एक वेट का, तो हमारा क्वांटिटी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम उसको स्टैंडर्डाइज करके लाए, उसका साइज को स्टैंडर्डाइज किए, शेप को भी स्टैंडर्डाइज किया जाता है। ठीक है, दूसरा है टू प्रोवाइड फॉर इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स एंड प्रोडक्ट्स, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग पार्ट है उसको हम इंटरचेंजेबल कर सकते हैं। तीसरा ये है टू सेट अप स्टैंडर्ड फॉर एक्सीलेंस, मतलब क्वालिटी, हमारा कंपनी या हमारा संस्था का जो प्रोडक्ट है वो दी बेस्ट हो, मार्केट में जो कंपटीशन लेवल है उसमें वो खरा उतरे। एंड लास्टली टू सेट अप द स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ मैन एंड मशीन, जो लोग काम कर रहे हैं और जो मशीनरीज काम कर रहे हैं उसका भी स्टैंडर्ड तय करना, क्योंकि अगर हम बेकार मशीनरीज यूज़ करेंगे, आउटडेटेड मशीनरीज यूज़ करेंगे कमोडिटीज़ को प्रोड्यूस करने में, तो हमारा प्रोडक्ट भी जो है वो बेहतर नहीं होगा। और जिन लोगों को हम काम पर लगाए हैं वो भी नॉलेजेबल व्यक्ति, उनका भी एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। और आइए अब डिस्कस करते हैं सिंप्लीफिकेशन के बारे में। ये हमारा तीसरा टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है, सिंप्लीफाइजेशन। इसका मतलब होता है कि जितने भी अनवांटेड एक्टिविटीज़ हैं व्हाइल प्रोड्यूसिंग द गुड्स और व्हाइल वर्किंग इन द फैक्ट्री, उसको हम एलिमिनेट करते हैं। दिस मीन्स एलिमिनेशन ऑफ अनवांटेड वैरायटी, अनवांटेड साइज, अनवांटेड प्रोडक्ट और उसके डायमेंशंस को। दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि सिंप्लीफाइजेशन के ज़रिए
हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करते हैं, मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मैन, मशीनरीज एंड मटेरियल्स, ताकि हम किसी भी प्रकार का वेस्टेज को रोक सकें और पूरी तरह से फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर सकें। और अब हम लोग पढ़ेंगे वर्क स्टडी के बारे में। वर्क स्टडी जो है ये एक सिस्टमैटिक, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, एनालिटिकल एंड क्रिटिकल असेसमेंट है, जिसके जरिए वर्कर्स का जो परफॉर्मेंस है वर्कशॉप में उसको हम जांचते हैं। और जो वेरियस वर्क स्टडी है उसमें है मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी एंड फैटिग स्टडी। मेथड स्टडी जो है इसमें हम डील करते हैं कि किस तरह से एक पर्टिकुलर जॉब या वर्क को कंप्लीट किया जा सके। किसी भी जॉब को कंप्लीट करने के कई पैरामीटर्स होते हैं और द मेन ऑब्जेक्टिव जो है इस टेक्निक का तो ये निकालने का है कि द बेस्ट वे, किसी भी जॉब को करने का जो बेस्ट तरीका है जहाँ पर वेस्टेज मिनिमम हो, मिनिमम टाइम लगे, कॉस्ट कम हो और क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट बेस्ट हो। इसलिए ये मेथड स्टडी को अपनाया जाता है। वर्कर्स एक जगह बैठ के काम नहीं करते हैं, वो कभी खड़े होते हैं, कभी बैठ जाते हैं, कभी कोई चीज को होल्ड करते हैं। अपना पोजीशन जो है वो समय समय पर काम करते हुए चेंज करते रहते हैं। तो मोशन स्टडी में हम यही पढ़ते हैं कि द वेरियस मूवमेंट्स दैट अ वर्कर टेक्स for performing a particular job. And the main objective of this study is to identify the motion which are productive and which are not productive. इस स्टडी के जरिए हम लोग unnecessary movement of the workers during a particular work period उसको eliminate करते हैं, ताकि वर्कर्स के एफिशिएंसी और बढ़कर सामने आए। नाउ टाइम स्टडी में ये देखा जाता है कि एक पर्टिकुलर वर्कमैन या एम्प्लॉई एक पर्टिकुलर टास्क को कितने समय में कर रहे हैं। द स्टैंडर्ड टाइम इज फिक्स्ड, पहले से ही जो स्टैंडर्ड होगा कि कितने समय में ये काम को पूरा करना है वो फिक्स किया, और देखा यही जाता है कि उस स्टैंडर्ड टाइम के अंदर में एम्प्लॉइज काम को पूरा कर रहे हैं कि नहीं। इस टाइम स्टडी का पर्पस है ताकि हम डिसाइड कर सके द नॉर्मली एक वर्कर को उस जॉब को करने में कितना टाइम लग रहा है, एक्चुअल टाइम, ठीक है। और अगर कोई डेविएशन आ रहा है तो उसको हम सुधारते हैं। इससे हम लोग लेबर कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं और सुइटेबल स्कीम्स फ्रेम कर सकते हैं कि टाइमली काम को पूरा करने के लिए लेबर्स को किस तरह से मोटिवेट किया जा सके। दस फ्रेंड्स, हम लोग ये देख पा रहे हैं कि जो टाइम स्टडी टेक्निक है मैनेजमेंट के, वे कुछ पर्पस सर्व करते हैं। उसमें सबसे पहला पर्पस ये है टू डिसाइड हाउ मच टाइम इज नॉर्मली रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ सर्टेन जॉब। सेकेंड, टू डिटरमाइन अ फेयर डेज वर्क फॉर द वर्कमैन। Thirdly, to determine the number of workers to be employed. And lastly, to frame suitable incentive scheme. Now here you see we apply or we use or frame incentive scheme so that the workers are motivated, वो प्रोत्साहित हो और better way में काम करने के लिए। And lastly, we come to fatigue study. Fatigue means tiredness. काम करते हुए एम्प्लॉइज थक जाते हैं, सो दे नीड रेस्ट इन बिटवीन द टोटल वर्क पीरियड। और इसीलिए जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज और कंपनियां होते हैं, मल्टीनेशनल एंड नेशनल कंपनीज, वहां पर पूरे 24 घंटे को 3 भाग में बांटा जाता है, 8-8 घंटे का। तो हर एक जगह पर वहां पर मल्टीनेशनल कंपनी या फैक्ट्रीज में 8 घंटे का एक शिफ्ट होता है। तो दिन में पूरा 3 शिफ्ट होता है, मॉर्निंग शिफ्ट, डे शिफ्ट एंड नाइट शिफ्ट। और वर्कर्स इन 3 शिफ्ट में
काम करते हैं, अलग अलग ग्रुप ऑफ वर्कर्स। कोई एक पर्टिकुलर वर्कर 2 शिफ्ट में काम नहीं करता है। हाँ, अगर वो काम करता है तो उसके लिए उसको ओवरटाइम पेमेंट दिया जाता है। ये ओवरटाइम पेमेंट की जो बात है, ये वर्कर्स की मोटिवेशन के लिए है। तो फैटिग स्टडी में हम ये तय करते हैं कि एक वर्कर को कितने घंटे का रेस्ट पीरियड चाहिए और कितना बार रेस्ट पीरियड चाहिए। दिस इज व्हाट इज डन इन फैटिग स्टडी। और अब जो टेक्निक या सिस्टम हम पढ़ रहे हैं ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो है डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम जो है, इस सिस्टम के जरिए हम एफिशिएंट और इनएफिशिएंट, स्किल्ड या अनस्किल्ड जो वर्कर्स है उनको अलग अलग तरीके से पेमेंट करते हैं। जो स्किल्ड वर्कर है या फिर जो एफिशिएंट वर्कर्स है उनको ज्यादा मिलता है पर पीस के हिसाब से, पर पीस या पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट या कमोडिटी जो वो तैयार कर रहे हैं उसके हिसाब से उनको पैसा मिलता है। तो इसीलिए जो ज्यादा एफिशिएंट है वो ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा प्रोडक्ट निर्माण करेंगे तो उनको ज्यादा वेज मिलेगा, और जो इनएफिशिएंट है वो कम प्रोड्यूस करेंगे पर यूनिट तो उनको कम वेज मिलेंगे। लेकिन इसके अंदर की जो बात है वो यह है कि जब इनएफिशिएंट वर्कर्स देखेंगे कि एफिशिएंट वर्कर्स को ज्यादा मिल रहा है उनके काम के वजह से, तो वो भी अपने आप को उस लेवल तक लेके आएंगे। वो इनएफिशिएंट से एफिशिएंट तक पहुंचेंगे और स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे। जो बिलो स्टैंडर्ड है वो भी अबव स्टैंडर्ड आ जाएंगे। और लास्टली देखिए, एक और टेक्निक है छोटा सा, वो है मेंटल रेवोल्यूशन। तो मेंटल रेवोल्यूशन है तो लास्ट छोटा सा एक टेक्निक है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में एक हार्मनी लाता है। अब वो कैसे? वर्कर्स और मैनेजमेंट ये दोनों एक दूसरे के प्रति जो नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं कि वर्कर्स, मैनेजमेंट सोचता है कि वर्कर्स कोई काम नहीं करते हैं और वर्कर्स सोचते हैं कि मैनेजमेंट बैठ के प्रॉफिट जो है खाता है, हम ही लोग सब कमा के देते हैं। तो ये जो नेगेटिव फीलिंग है इसको दूर करते हुए संस्था में इन दोनों एंड पॉइंट्स को, द मैनेजमेंट पीपल एंड द वर्कर्स, इनको एक सूत्र में बांधा जाता है ताकि पूरे संस्था का जो कामकाज है वो द बेस्ट मैनर में हो सके।